Hello and welcome. So today we are going to start our very first chapter of 11th class, some basic concept of chemistry. सबसे पहले आपने अगर नॉन मेडिकल या मेडिकल लेने का जो निर्णय लिया है वो आपका निर्णय काफ़ी अच्छा है। अब आपको करना क्या है, कोई भी सब्जेक्ट आपका, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो, उसको बड़े ही दिल लगाकर पढ़ना है। मीन्स मतलब जस्ट पढ़ना नहीं है, हर एक चीज़ को आपको फील करना होगा, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, तभी आप अच्छे से उसको गेन कर पाओगे। और जो कुछ भी आपके जो गोल्स रहे होंगे या जो कुछ भी आपका मोटिव रहा होगा उसको आप गेन कर पाओगे। सो हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, केमिस्ट्री बहुत ही एक प्यारा सा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये अपने आप आपको एक ऐसी स्ट्रीम में लेकर जाएगा, एक ऐसी डायरेक्शन में लेकर जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और आप इसको काफ़ी इन्जॉय करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टडिंग द केमिस्ट्री, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या केमिस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इंडस्ट्री में या किसी भी सेक्टर में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थोड़े से आपने 9th क्लास में डिस्कस किए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ आपने जो डिस्कस किया था डेफिनेट प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, सो वही लॉ है ये, गेल-लुजैक लॉ। उसके बाद पढ़नी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या फिर पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये भी 9th क्लास में पढ़ा था आपने। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी अपने 9th क्लास में ही पढ़ी थी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी थी, वो भी डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस है। ये भी आपने ओबियसली 9th क्लास में डिस्कस किया था, तो उसका थोड़ा सा और डीपली पढ़ना हमें। मोल कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा आपने पढ़ा था, इसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे हम आगे। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शंस, स्टोशियोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन द सोशियोमेट्री। अब जो ये चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको ये मान लो केमिस्ट्री काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी, 4% 5%। लेकिन ये समझ में नहीं आया तो आपको केमिस्ट्री ये मान लो 50% तो समझ में आएगी नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो केमिस्ट्री हम जनरली स्टडी करेंगे वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। कई सारी चीज़ें हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ेंगे, कई सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ेंगे। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है बड़े लेवल पर, बल्क में चीज़ों को हम बल्क में, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी एज ए होल चेंज हो रही है, उसका मास कितना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, प्रेशर कौन सा है, कुछ चीज़ें माइक्रोस्कोपिक पर पढ़नी होती हैं हमें, यानी कि एटॉमिक लेवल पर या मोलिकुलर लेवल पर। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट स्टडी द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर, यानी कि ऐसी साइंस की वो ब्रांच है जो स्टडी करते हैं किसके बारे में, कंपोजिशंस, प्रॉपर्टी। कंपोजिशन से मतलब होता है कि कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज कोई भी चीज़ बनी हुई है, वो किस प्रकार के एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल से बनी हुई है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी, कैसे मैटर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे भाई उनमें इंटर कन्वर्जन होते हैं। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ मटेरियल दैट मेक अप द यूनिवर्स एंड चेंजेस विच आर द मटेरियल अंडरगो, यानी कि जनरली जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है, यानी कि जिस चीज़ों से भी यूनिवर्स बना हुआ है उस मैटर को हमने स्टडी करना है, मटेरियल को स्टडी करना है। और कुछ चेंजेस भी होते हैं, यानी कि वन फॉर्म ऑफ द मैटर इज आल्सो चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर्स। या हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में जनरली क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में इंटर कन्वर्ट होता है। आपने 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ा था केमिस्ट्री। सो बेसिकली वी कैन डिफाइन अगेन द केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द वेरियस सब्सटेंसेस बाय रिएक्शंस एंड एनर्जी चेंज दैट कैरी द रिएक्शंस, यानी कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ एनर्जी चेंजेस भी होते हैं। आपने 10th में पढ़ा था एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, लाइब्रेट होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या कोई केमिकल रिएक्शन गेन करती है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सो इट इज़ डिफिकल्ट टुडे टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ने हर जगह अपने पैर पसार रखे हैं। विदाउट केमिस्ट्री आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री को दिखाने की कोशिश की है। लिविंग विद केमिस्ट्री, सबसे पहले हेल्थ में
आप देख रहे हो हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। ड्रग्स और मेडिसिन्स केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज़ होती है, वैसे हमारी जनरल सोसाइटी में ड्रग्स को एक हीन भावना से देखते हैं। दैट मीन्स एक नेगेटिव टर्म्स की तरह देखते हैं कि ड्रग्स कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो आपका कोई ऐसा आदमी ले रहा है, ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो नशा कर रहा है। लेकिन ऐसा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रग्स और मेडिसिन ऐसी चीज़ें, हाँ ड्रग्स दो तरह के होते हैं, नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जो होते हैं हैबिट फॉर्मिंग, वो अच्छे नहीं होते हैं, और जो नॉन नारकोटिक्स होते हैं नॉन हैबिट फॉर्मिंग, वो हमारे लिए हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। जैसे सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन हमारा एक एंटी कैंसर है, एंटी कैंसर ड्रग है जो कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है। एस्प्रिन है, पैरासीटामोल्स हैं, ये सब ड्रग्स हैं, एंटीपायरेटिक्स। अब आपकी जो एंटीपायरेटिक्स हैं या फिर और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, दैट मीन्स दे लो डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर। अगर आपको फीवर है तो बॉडी टेम्परेचर को लो डाउन कर देते हैं। पेन किलर्स हैं। आजकल एक दवाई का नाम सुना होगा आपने जो भारत काफ़ी देशों को भेज रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये भी हमारी एक एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए काम में आती है। हाँ, हालांकि इसका थोड़ा बहुत यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 को ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ काम आती है केमिस्ट्री? फ्यूल है हमारे पास, डिफरेंट काइंड के फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस हैं। तो ये सब केमिस्ट्री से हम डिराइव कर सकते हैं। वारफेयर में अगर कोई युद्ध होता है तो डिस्ट्रक्टिव गैसेस होती हैं, केमिकल वेपन्स हैं, बॉम्ब हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब, फलाने चमकाने, बहुत सारे हमारे जो हथियार हैं हम यूज़ कर सकते हैं। शेल्टर में यानी कि हम घरों में क्या यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए? सीमेंट जो केमिस्ट्री की देन है, ब्रिक्स हैं, प्लास्टिक हैं, ऑल दीज थिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द केमिस्ट्री। इन कंप्यूटर वर्ल्ड्स वी यूज़ द सिलिकॉन चिप्स टू स्टोर आवर डेटा, या फिर कोई और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम सिलिकॉन चिप्स यूज़ करते हैं। फूड में भी केमिस्ट्री की वाइड एप्लीकेशंस हैं। आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट होते हैं, 12th क्लास में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट क्या होते हैं? दीज आर द शुगर फ्री शुगर्स। यानी कि जैसे कोई पेशेंट डायबिटीज से ग्रस्त है, यानी कि डायबिटीज है उसको, तो वो ओबियसली स्वीट चीज़ें नहीं ले सकता। तो अगर उसको मीठा भी खाना है लेकिन कैलोरी ना मिले तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ कर सकता है, जैसे एस्पार्टेम, एलिटेम, डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। तो दीज आर द शुगर फ्री शुगर्स हैं, यानी कि टेस्ट मीठा होता है बट वो कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते, वो हार्मफुल नहीं होता डायबिटिक पेशेंट के लिए भी। प्रिजर्वेटिव आपने 8th क्लास में पढ़ लिया था। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? विच कीप द फूड सेफ फॉर ए लॉन्गर टाइम्स। आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड के फ्लेवर आते हैं, जैसे वनीला फ्लेवर है या कोई और भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। तो वी कैन यूज़ द फ्लेवरिंग एजेंट्स। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एसेंशियल कंफर्ट, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो केमिस्ट्री ने कंफर्टेबल बना दे हमारी लाइफ को। सोप हैं, डिटर्जेंट हैं, काफ़ी हद तक बहुत अच्छे सोप और डिटर्जेंट अवेलेबल हैं जो हेल्प क्लीनिंग एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सैनिटाइजर्स हैं, सैनिटाइजर क्या हैं? वी कैन यूज़ द सैनिटाइजर टू किल द बैक्टीरिया या वायरसेस एक्सेट्रा। एसी, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरो कार्बन यूज होता है। CFC जो कूलिंग एजेंट है हमारा एक, तो केमिस्ट्री से डिराइव किया गया है वो भी। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, यानी कि बेसिकली एग्रीकल्चर में भी इनका यूज़ क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ आवर क्रॉप। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री का बहुत ही काफ़ी लंबा चौड़ा स्कोप है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैटर। हम 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज द मैटर। यानी कि ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मैटर एक्सेप्ट लाइट, साउंड या थॉट्स, या फिर हम स्मेल बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें नॉन मैटर नहीं है। मैटर होने के लिए एक चीज़ होनी चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए, उसका मास होना चाहिए और उसका कुछ वॉल्यूम भी होना चाहिए। अब एक और टर्म है मैटर से रिलेटेड, मिलती जुलती है, उसको बोलते हैं मटेरियल्स। देर इज ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड मटेरियल्स। मटेरियल वो चीज़ें होती हैं, ऐसा मैटर जिसके बहुत सारे यूजेस हों, या जिसको एक हम किसी न किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ कर सकें। द टर्म मेटेरियल हैज़ द लिमिटेड मीनिंग होता है विच कॉरस्पॉन्ड टू द मैटर हैविंग द स्पेसिफिक यूजेज। ठीक है, अब मैटर को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अदर इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन द टू वेज, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
So physical classification of matter, that means depending upon the physical state of matter. We already have studied in 9th class that the matter is present in बेसिकली 3 फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं. सॉलिड का पढ़ा था हमने डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम चेंज नहीं होते हैं. लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम ओनली, लेकिन शेप अकॉर्डिंग टू द वेसल वो हमारी चेंज हो जाएगी. गैसेस नीदर डेफिनेट वॉल्यूम और नीदर नॉर डेफिनेट आपका शेप है. दैट मीन्स वॉल्यूम और शेप गैसेस उसी वेसल के ले लेंगे जिसमें हम उसको डालेंगे. इसके अलावा हमने 2 स्टेट और पढ़ी थी मैटर की, जो हमारी क्या थी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट जो 5th स्टेट थी, और 4th स्टेट थी हमारी प्लाज्मा. प्लाज्मा में क्या था, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स थे. और बीईसी में क्या था, एक एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस थी जिसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल किया गया था. उसको डेंसिटी को बहुत ही कम रिड्यूस कर दिया गया था. तो बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये है. और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन से मतलब होता है कि उसमें एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्या वो मिक्सचर है, क्या वो प्योर सब्सटेंस है. तो बेसिकली इसको 2 कैटेगरी में, पहले 2 कैटेगरी में कर सकते हैं. पहले क्या होता है, हमारा जो मैटर होते हैं प्योर सब्सटेंस में कैटेगराइज किए जा सकते हैं. प्योर सब्सटेंस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं हमारी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था. और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है मिक्सचर. सो एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सब्सटेंस, यानी कि प्योर सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म. सबसे पहले तो प्योर सब्सटेंस होता क्या है, प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केवल एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हो. दैट मीन्स एनी सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स है. 2 डिफरेंट टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें को बोलेंगे हम प्योर सब्सटेंस. जैसे वाटर है, प्योर वाटर हमारा H2O के मॉलिक्यूल से बना होगा. या मैं बोलूँ हीलियम गैस है तो ओबियसली हीलियम के एटम से बनी होगी. या मैं बोलूँ शुगर है तो शुगर किससे बना होगा, ओबियसली शुगर के मॉलिक्यूल से. यानी कि इसमें कोई चीज़ एडिशनल चीज़ नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होती हैं, इम्प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, या ऐसी कोई चीज़ें दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हों. So element is defined as the pure substance which can neither be decomposed into or nor built from the simpler substance by ordinary physical and chemical method. यानी कि एलिमेंट एक ऐसी फॉर्म है मैटर की जिसको हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते और ना ही किन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से उसको फॉर्म कर सकते हैं. जैसे आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आप सिंपलर सब्सटेंस में आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं. आपके पास आयरन है, आयरन ओबियसली किससे बना होगा, आयरन के पार्टिकल से बना होगा. तो आयरन के पार्टिकल को डिकम्पोज करके आप उससे कुछ और नहीं बना सकते. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट. सो देयर आर द 114 एलिमेंट्स इन आवर प्रोडिक्ट टेबल. हमने प्रोडिक्ट टेबल पढ़ी 10th क्लास में. तो उनमें से केवल 20 एलिमेंट्स ने ही 99% ऑफ अर्थ क्रस्ट को बनाया हुआ है. सो मोस्ट एबुडेंट, एबुडेंट का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी में कोई चीज प्रेजेंट है. 9th क्लास में भी हमारे सामने आया था एबुडेंट वर्ड. सो इन अर्थ क्रस्ट वी हैव द ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट. ऑक्सीजन ओबियसली हमारे 21% हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. उसके अलावा सी में, कोराल्स के पास, रीफ के पास, आप बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, या फिर बहुत सारे ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. सिलिकॉन प्रेजेंट होती है, उसके बाद एबुडेंट है. एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम हमारी बोन्स में, टूथ में प्रेजेंट होती है. सोडियम और पोटासियम सी वाटर में मेजर रिसोर्स होता है. हाइड्रोजन का भी काफ़ी हमारे इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है या और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और बहुत सारे हाइड्राइड्स की फॉर्म में भी मिलती है. क्लोरीन सी वाटर में मिलती है. कार्बन भी हमारे लिविंग थिंग्स में जनरली कॉन्स्टिट्यूएंट है. तो एलिमेंट्स आर फर्दर आल्सो क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ये हमने 10th क्लास में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था. मेटल क्या होते हैं, मेटल आर दोज एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर द शाइनी सरफेस, दे आर द मैलिएबल, डक्टाइल, फलाना चमकाना. नॉन मेटल क्या होती हैं, नॉन मेटल जो मेटल की प्रॉपर्टी उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, हीलियम, नियोन. और मेटल की तरफ कौन था, आयरन, कोबाल्ट, सिलिकॉन नॉन मेटल है. या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गोल्ड, सिल्वर. और मेटलॉइड क्या होते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स. सो दीज आर द बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी. Now moving on, compounds क्या होते हैं. A compound is defined as a substance which is obtained by union or combination of 2 or more elements in definite ratio by weight. 9th क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी,
जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वाटर। अब ये कंबाइन वैसे नहीं होते, दे ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स रेशो बाय मास, यानी कि 2 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, 18 ग्राम वाटर। तो ऑलवेज हमारा सोर्स वाटर का कुछ भी हो तो हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो फिक्स रहेगी। या दूसरा एग्जांपल हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 इंटू 2, यहाँ पर 32 हो जाएगा 32। सो ऑलवेज 12:32, अगर सिंपलेस्ट रेशियो में लेकर जाऊंगा तो 4×12 3:8 है, यानी कि CO2 में ऑलवेज कार्बन ऑक्सीजन की रेशियो कितनी रहेगी 3:8। तो कंपाउंड किसको बोलेंगे, एक ऐसा सब्सटेंस विच इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, बट वो 2 और मोर एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे होंगे दे आर ऑलवेज कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे। ना कंपाउंड भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक का वर्ड, ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए हुए हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से उनको एक्सट्रैक्ट किया गया। सो दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्सेस ऑफ द प्लांट्स एंड एलिमेंट्स नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कंटेन्स कार्बन मेजरली प्रेजेंट होता है, उसके साथ हाइड्रोजन, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी ग्लूकोज है C6H12O6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर हमारी और भी चीज़ें होती हैं, फ्रुक्टोज, आपके विटामिन या प्रोटीन्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर किए जाते हैं, फैट्स वगैरह। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम नो लिविंग सोर्सेज सच एज द रॉक्स एंड मिनरल्स। जैसे NaCl हमारा किससे मिलता है, सी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ NaCl से। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, मिनरल्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ थर्ड जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो हमारी मिक्सचर 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा था, थोड़ा सा यहाँ पे याद करने की कोशिश करो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी रेशियो। देखो जब कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कहा था, यही बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, बट वहां बोला था इन ए फिक्स रेशियो, हमेशा रेशियो फिक्स रहती थी, बट यहाँ पर एनी रेशियो में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिक्सचर। जैसे आपने क्या कर दिया, आपने 10 ग्राम नमक ले लिया और 40 ग्राम पानी में मिला दिया, तो वो क्या है, आपका मिक्सचर है। ठीक है, या आपने सैंड मिला दी नमक में, वो भी क्या आपका मिक्सचर है। कोई फिक्स रेशो नहीं है, आपने 2 ग्राम भी मिला सकते हो, 10 ग्राम भी मिला सकते हो, 20 ग्राम भी मिला सकते हो, 50 ग्राम पानी में, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, तो आपको दैट इज कंसिडर एज द मिक्सचर। नाउ मिक्सचर आर द 2 टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड द हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। 9th क्लास में ही पढ़ा था, होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स कंपोजिशन। सो होमोजेनियस मिक्सचर्स आर द दोज मिक्सचर्स विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि उसकी कंपोजिशन चेंज ना की हो। कहने का मतलब क्या है, मान लो लेट्स सपोज आपके पास एक पानी का गिलास, आपने उसमें 10 ग्राम चीनी डिजोल्व कर दिया, अच्छे से डिजोल्व करने के बाद आपने देखा पानी को टेस्ट किया, चाहे आप पहली सिप लो या आप लास्ट तक सिप लो, उसमें जो टेस्ट आएगा वो सेम आएगा। या आपने इंक डिजोल्व कर दी वाटर में, या पोटासियम परमैंगनेट डिजोल्व कर दिया, अच्छे से डिजोल्व करने के बाद देखोगे जो इंक है या फिर पोटासियम परमैंगनेट है वाटर में यूनिफॉर्मली फैल गया। ऐसा नहीं है कि पानी कहीं से ज़्यादा कलर शो हो रहा है या फिर कहीं पर कलरलेस शो हो रहा है, तो दैट मीन्स यूनिफॉर्मली मिक्सचर जो होते हैं वो कहलाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं। होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट बी इवन सीन बाय द पावरफुल माइक्रोस्कोप। जैसे एयर, हमारी एयर क्या होती है, एयर आपको पता है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें 78% तो क्या होती है नाइट्रोजन, अबाउट 21% क्या होती है हमारी ऑक्सीजन, एंड अदर 1% के अदर अबाउट जो होते हैं अदर गैसेस होती हैं। बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि 78% नाइट्रोजन जो है एक तरफ पड़ी है और 21% ऑक्सीजन दूसरी तरफ पड़ी है। भी हरियाणा में तो 21% पड़ी है और उधर यूपी साइड हमारी नाइट्रोजन पड़ी है, ऐसा तो नहीं है, बट ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है सारी की सारी गैसेस। तो एयर इज द होमोजेनियस मिक्सचर। Now the heterogeneous mixtures consist of the 2 or more parts or the phase which have the different compositions and they have the visible boundary of separation। जैसे क्या करोगे आज आप नमक का डिब्बा लो और चीनी का डिब्बा लो और आपस में मिला दो रसोई में जाकर, तो आप देखोगे नमक अलग से दिखाई दे रहा है, आपने चीनी अलग से दिखाई दे रही है, तो दे हैव द विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो दैट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। अब यहाँ से मेन चीज़ें शुरू होती हैं हमारे, जो आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैटर की और हम उनको कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हमारी मास होती है, भाई किसी चीज़ का मास बताना है, वजन बताना है, वेट बताना है, कितना मैटर उसमें कंटेंट है, उसकी लेंथ बतानी है, डायमेंशन बतानी है, टाइम बताना है। टाइम जनरली हमारा रिएक्शंस में यूजफुल होता है, अभी कोई रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम भी गैसेस रिएक्शंस में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है कि कितने वॉल्यूम गैस किसी दूसरे वॉल्यूम के साथ रिएक्शन कर रही है। टेम्परेचर का भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में और बहुत सारी चीज़ों में, प्रेशर का, डेंसिटी का। तो दीज आर द सम फिजिकल प्रॉपर्टी विच आर द मेजरेबल्स। अमोंग दीज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वो कौन सी होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो हमने दो तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, वो डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बताते हैं हम या फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं तो दो चीज़ों का डिस्कस करते हैं उसमें। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा वेट 50 किलोग्राम है, तो दो चीज़ें बोली मैंने, एक बोला इसमें 50 और एक बोला मैंने किलोग्राम। तो 50 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम क्या है उसकी यूनिट है। तो अगर मैं ऐसे बोलता कि मेरा वजन 50 है, अब 50 क्या, वो इनकम्प्लीट है, 50 ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, टन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी है द टू पोर्शन वाज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अदर इज द यूनिट। वी जैसे फोर्स है, आपने कोई बॉक्स पुश किया तो 10 न्यूटन की फोर्स से पुश किया, तो हम क्या बोले, 10 तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूटन क्या हमारी यूनिट है। सो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट्स एंड द डिराइव्ड यूनिट्स। समझना है इनको, फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या फर्क है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। फंडामेंटल यूनिट ऐसी यूनिट होती हैं जो किसी से डिराइव ना की जाएं, यानी कि सम बेसिक यूनिट सच एज द यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम विच आर इंडिपेंडेंट यूनिट, जो किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, एंड दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर यूनिट नोन एज द फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सी है? मास, लेंथ एंड टाइम। अभी सब पढ़ेंगे। 7 जो SI बेसिक यूनिट है वो अभी पढ़ेंगे। डिराइव्ड यूनिट कौन सी है? डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती हैं जो फंडामेंटल का यूज करके हम निकाल सकते हैं। दीज यूनिट The units for other quantities can be derived from these units and hence are called the derived units. तो क्या क्या होती है हमारी, एक SI सिस्टम होता है। SI सिस्टम क्या है? सिस्टम इंटरनेशनली बोलते हैं। अब SI सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम अब जैसे मास को हम ग्राम में माप सकते हैं, किलोग्राम में मेज़र कर सकते हैं, मिलीग्राम में, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही लेंथ को हम, कोई बोलता है कि फुट में, या फिर कोई बोलता है मीटर में, सेंटीमीटर में, या इंचज़ में। तो डिफरेंट हमारे पास यूनिट प्रेजेंट हैं। तो इन यूनिट्स में से हम कौन सी जनरली यूज़ करें और किस में हमने आंसर रिपोर्ट करना है, या जनरली हम किस चीज़ से डील करते हैं, तो एक SI यूनिट बनाई गई जिसका मतलब था सिस्टम इंटरनेशनल। उसने कहा कि आप जो हमारी बेसिक यूनिट्स हैं वो है ना, ऐसे जो यहाँ पर जो इस टेबल में लिखा हुआ अभी बताऊंगा, तो हम उनको ऐसे रिपोर्ट करेंगे। जैसे लेंथ है, लेंथ को हम हमेशा किस में रिपोर्ट करेंगे? मीटर में, ना कि सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या किलोमीटर में। सो दी SI system has the 7 base units which are fundamental scientific quantities and all other units are derived from these units. So physical quantity इधर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है इसको, क्या है ये? इधर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल, ये फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है। जैसे लेंथ है, लेंथ को हम किससे लिखते हैं? जनरली L से। इधर उसका नेम है यूनिट का, तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे, और उस मेजरमेंट की इधर सिंबल है। यानी कि मीटर को हम बार बार मीटर थोड़ी ना लिखेंगे, मीटर, किलोग्राम, तो मीटर को किस में लिखेंगे? M में, किलोग्राम में। तो सबसे पहले लेंथ क्या है? लेंथ की सिंबल हमारा L है। यूनिट क्या है इसकी? मीटर, तो किससे डिनोट करते हैं? M। मास M, किलोग्राम और केजी। टाइम का हमारा T से किस में डिनोट करेंगे? सेकंड में। इसको S से भी डिनोट कर सकते हैं और SEC भी लिख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सो टेम्परेचर को T से किस में मेजर करते हैं? केल्विन में। आप तो डिग्री सेल्सियस सुना होगा, डिग्री सेल्सियस याद रहे SI यूनिट नहीं है, केल्विन SI यूनिट होती है। 9th क्लास में रिलेशनशिप भी पढ़ा था इनके बीच में, क्या था वो? अगर हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट I होता है, एम्पियर उसकी यूनिट होती है, और A उसका सिंबल होता है यूनिट का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV, कैंडेला, CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल के बारे में मैंने पढ़ा था, N से, मोल एंड मोल्स।
सो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको जो ये तो मैंने बता दिया था कि टेम्परेचर को हम किस में, केल्विन में, हमारे ऐसा यूनिट होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का क्या है, 273.15 ऐड कर देंगे। एक फ़ारेनहाइट में भी दे रखा है, फ़ारेनहाइट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट को भी केल्विन में। अब कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आएंगी। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है हमारी, दैट इज द साइज ऑफ ए एटम, साइज ऑफ एन एटम, ठीक है। नैनोमीटर क्या होती है, नैनोमीटर होती है 10⁻⁻9 मीटर। पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। यहाँ पर मल्टीपल लिखे हैं, परफिक्स लिखे हैं, सिंबल लिखे हैं, ठीक है। 10⁻1 को बोलते हैं डिसी, सिंबल है डी। 10⁻2 सेंटी सी, 10⁻3 मिली एम, 10⁻6 माइक्रो म्यू, 10⁻+6 मेगा एम। एंड जैसे आप मेगाबाइट बोलते हो, भाई कितना डेटा आपने यूज़ किया, तो आप बोलते हो 6 MB 10 MB, तो 10 MB का मतलब होता है 10⁻6 मेगा एम। 10⁻−15 फेमटो एफ, 10�9 गीगा, ये वही है GB वाला, 2 GB डेटा, तो गीगा किसके इक्वल होता है, 10�9 के, ठीक है। तो एक मान लो अब 2 GB की बात करें तो 2 GB का मतलब है 10⁻9 बाइट्स होंगे उसमें। 10⁻1 डेका DA, 10⁻2 हेक्टो H, 10⁻3 किलो K, ठीक है। डिराइड यूनिट, डिराइड यूनिट कौन सी होती हैं, जो भाई हम किसी फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की। एरिया क्या है, लेंथ का स्क्वायर होता है, मीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है हमारी मास बाई, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। तो मास को हमने किस में मेजर किया था, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को भी देखा मीटर क्यूब में। स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बटे टाइम होती है। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स, फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है FDR, दैट मीन्स सॉरी, आपकी जो फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशंस होती है। और आपका जो वर्क होता है FDR। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। तो ये सब डिराइड की जा सकती हैं। एनर्जी और वर्क होती है, एक ही होती है FDR, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर, यानी पावर क्या होती है, एनर्जी और टाइम। वाट जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, पर जो आपकी सेकंड की 3 का इन्वर्स। जीटा किसके इक्वल होता है, 10⁻21, एंड 10⁻12 होता है हमारा टेरा। थैंक यू।